ठीक है, शुरू किया जाए। आज की टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड द अथॉरिटी गिवन टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। काफी न्यूज में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, काफी एक्टिव है इन दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्यों है? महाराष्ट्र में संजय राउत केस, सेंटर में नेशनल हेराल्ड केस, या कोलकाता में जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है उससे रिलेटेड। तो इस कंटेक्स्ट में, इस बैकड्रॉप में हम लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग और जो पावर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसको 3 सब हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला, हम लोग ये देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, इसको हम लोग ब्रीफली एनालाइज करेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा, हम लोग बैकग्राउंड में ये देखेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या उसकी अथॉरिटी क्या है। ये देखने के बाद हम लोग बैकग्राउंड में ही देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, द वर्किंग ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और लास्ट में हम लोग ये चीज एनालाइज करेंगे कि इन दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्यों इतना डिप्लॉय किया जा रहा है और वो इतना पावरफुल क्या है, व्हाट मेक्स इट मोर पावरफुल कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? लेट्स सपोज अ पर्सन ए गैदर्स लॉट्स ऑफ मनी, बट वो जो मनी अगर इलीगल सोर्सेज से उसने गैदर किया, इलीगल सोर्सेज अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये होता है ड्रग ट्रैफिकिंग, स्कैम, करप्शन एक्सेट्रा। तो ये मनी वो इकोनॉमी में पर से यूज नहीं कर सकता, उसके लिए उसे फाइनेंशियल सिस्टम में वो मनी को ही हैज टू पुट दैट मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। और ये जो पैसे हैं वंस दे आर कमिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट अपीयर्स कि वो मनी लेजिटिमेट सोर्स से बाहर निकल रहे हैं। जो ये जो प्रोसेस है कि इलेजिटिमेट सोर्स से मनी अर्न किए, फिर फाइनेंशियल सिस्टम में इंटर हुआ एंड देन कमिंग आउट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इट अपीयर्स like a legitimate source, then this entire process is called money laundering. इसको मैं एक एग्जांपल से इलास्ट्रेट करता हूं। अब एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन से ए, इसने ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज इसने गैदर किए हैं फ्रॉम इलीगल सोर्सेज से ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब ये इस मनी को इकोनॉमी में पर से यूज नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, इस मनी को किसी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो प्लेस करेगा। से मॉरिशियस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसने प्लेस किया विद द हेल्प ऑफ सम कैश स्मगलर। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको ये कहा जाएगा कि आप इंडिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप पैसे को प्लेस वापस सेंड कीजिए। से फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, NBFC, बैंक या कोई NGOs। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ग्रेजुअली ये पैसे इस ट्रस्ट को भेजेंगे, NBFC को भेजेंगे, बैंक्स को भेजेंगे या NGOs को भेजेंगे। एंड नाउ दिस मनी, ठीक है, द मनी विच इज बीइंग प्लेस्ड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये पैसे किसी एक या 2 बिजनेस में वापस इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड दिस बिजनेस इज बीइंग ऑन्ड बाय पर्सन ए। तो जो मनी पर्सन ए से स्टार्ट हुई थी इंडिया में, विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बैक टू दिस पर्सन ए। तो ये जो प्रोसेस है इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और इसको कभी कभी राउंड ट्रिपिंग भी कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। ये पहला फेज है, दिस इज सेकेंड फेज एंड दिस इज थर्ड फेज। तो पहले फेज में क्या होता है, जो मनी है वो फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस होता है, इसीलिए ये जो फेज है उसको प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट ऑफ इलेजिटिमेट मनी टू द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के बाद ये पैसे जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं इंडिया में। तो ये जो प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस, इसे लेयरिंग कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस लेयरिंग। और थर्ड, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाउ दे आर इंटीग्रेटिंग द मनी टू सम बिजनेस। तो जो थर्ड फेज है उसको इंटीग्रेटिंग कहते हैं, इंटीग्रेटिंग। ठीक, तो दिस इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल अबाउट। अब हम लोग देखेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इसके पास अथॉरिटी क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं इंडिया में, जनरली दे आर इन्वेस्टिगेटेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये पावर कहाँ से लेकर आती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED derives its power from different statute, जैसे PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सेस मैनेजमेंट एक्ट, FEMA, या फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। बट टुडे विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू PMLA। ठीक है, अगर इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करें तो इकोनॉमिक ऑफेंस को ब्रॉडली आप 2 एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हो या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसके इकोनॉमिक एंगल और दूसरा क्रिमिनल एंगल। जनरली ED ये दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन किसी किसी केस में सिर्फ इकोनॉमिक एंगल ED देखेगा और जो
क्रिमिनल एंगल है दैट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर डिफरेंट अदर एजेंसीज लाइक सीबीआई। फॉर एग्जाम्पल अभी जो केस चल रहा है वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट केस, उसका जो इकोनॉमिक एंगल है वो ईडी देख रहा है और जो क्रिमिनल एंगल है दैट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर सीबीआई। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो वर्किंग प्रोसीजर है ईडी का वो क्या है। ठीक है, सो लेट्स से हाउ ईडी वर्क्स। ठीक है, लेट्स सपोज पर्सन ए इज इन्वॉल्व इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। ठीक है, अब ईडी को ये बात पता चल गई तो ईडी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन दी मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसके बाद दो चीजें फॉलो होती है। पहला कि उनके जो एसेट मनी लॉन्ड्रिंग से आई है जो ए के पास है उसका क्या करना है, और सेकेंड किस तरह की लीगल प्रोसीडिंग ए के अगेंस्ट स्टार्ट की जाए। जो एसेट है जो मनी लॉन्ड्रिंग से ए ने गैदर किया है दैट विल बी सीज्ड और विल बी अटैच्ड बाय द ईडी, बट बिफोर अटैचिंग और बिफोर सीजिंग इट ED has to take permission from adjudicatory authority and this authority is being constituted by government of India. तो सेकेंड पार्ट है लीगल प्रोसीडिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए जो भी केसेस चलेगी पर्सन ए के अगेंस्ट में दैट विल बी अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चलेगी सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब हम लोग दो पॉइंट एनालाइज करेंगे। पहला, व्हाट मेक्स पीएमएलए सो स्ट्रिंजेंट, इतना स्ट्रिक्ट एक्ट कैसे है ये, और सेकंड व्हाट मेक्स ईडी सो पावरफुल। ये चार सब पॉइंट से हम लोग ये दो एक्सपेक्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लेट्स सपोज इफ पर्सन ए इज एक्यूज्ड ऑफ सम क्रिमिनल ऑफेंस और इसका इंटरोगेशन चल रहा है, इंटरोगेशन के समय अगर ए ने कोई कन्फेशन किया है पुलिस के सामने तो ये कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, अगर इसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्फेशन किया है दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। लेकिन अगर इस बंदे ने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है और ईडी ने कन्फेशन लिया है तो ये कन्फेशन जो है दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो यू कैन सी दैट हाउ पावरफुल इज ईडी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, केसेस आर नॉन बेलेबल। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन बेलेबल? पहली बार जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस जो रजिस्टर होते हैं पीएमएलए, जनरली दे आर नॉन बेलेबल। लेकिन लेट्स अज्यूम कि जो एक्यूज है ही इज वेरी इनोसेंट और उसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस भी है इसके लिए, उस केस में भी कोर्ट को पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है उसको चांस देना होगा टू डिफेंड द डिनायल ऑफ केस। तो आप देख सकते हैं कि जो केसेस है अगर पीएमएलए के अंदर में रजिस्टर हुआ है उस केस में गेटिंग अ बेल इज हाईली डिफिकल्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, जनरली अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है उस केस में इफ ए इज एक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, इन दैट केस टू कन्विक्ट ए, जनरली टू कन्विक्ट ए it is the burden on the public prosecutor to prove that this person is guilty. लेकिन under PMLA if some person is registered under Prevention of Money Laundering Act, in case it is burden on A to prove that he is innocent. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि how stringent is PMLA. ठीक है, और इस तरह का जो burden of proof है, burden of proof that he is innocent, ये सिर्फ 2-3 एक्ट में ही है, जैसे एक PMLA एक्ट और एक पॉक्सो एक्ट है। ठीक है, और भी 2-3 एक्ट होंगे बट ये दो प्रोमिनेंट एक्ट्स हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बाय एडजुडिकेटरी अथॉरिटी। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कोई प्रॉपर्टी अगर सीज करना है उस केस में ईडी हैज टू टेक द परमिशन ऑफ एडजुडिकेटरी अथॉरिटी, और ये जो बॉडी है दिस बॉडी इज बीइंग कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये किस बेसिस में परमिशन दे? टू अटैच द एसेट। They are not bound by the civil procedure code. Then how? They follow the principle of natural justice. इसका मतलब ये है कि जो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है अपनी डिस्क्रिशन या विजडम के बेसिस में ये डिसाइड करेगी कि जो एसेट है वो लीगल मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीडिंग से खरीदी हुई एसेट है या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे और 4 पॉइंट से ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि जो पीएमएलए जो एक्ट है इट्स very stringent act, और second it is very powerful institution compared to other institution. ठीक है, with this I am winding up the topic and hopefully I have simplified this topic for you. Thank you.